आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोग का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आप लोगों को बहुत से बेनिफिट मिल रहा है। पढ़ाई के रिलेटेड आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल रहा है। इस संस्था में एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आप नियम के तौर पर उपयोग करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक जैसे आपके स्टडी में यदि आप पढ़ाई के रिलेटेड यहाँ पर कोई कोर्स कर रहे हैं तो अपने कोर्स पर हमेशा ध्यान दीजिए और अपने कोर्स में हमेशा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि जिस कोर्स को आपने अप्लाई किया, जिस कोर्स को आपने कर रहे हैं, जिस कोर्स को आपने चॉइस किया है, उस कोर्स में आपको एक अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। यदि आप किसी कोर्स में अच्छी जानकारी नहीं होते हैं तो कोर्स कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों सेक्टर में आपको जो है कि जानकारी की अति आवश्यक है। यदि जानकारी नहीं है तो आपको जो है कि आपको कुछ जानकारी आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, इंडस्ट्री में क्या होता है, यदि आपके पास नॉलेज है तभी रखा जाता है। यदि नॉलेज नहीं है तो आपको वो चीजें सीख कर आना है, वो चीजें करके आना, तभी आपको रखेगा। आने की हर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के ऐसे नवयुवक हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं और अपना जो है कि मार्कशीटें सही तरीके से या किसी भी तरीके से अपना पास आउट कर लेते हैं, लेकिन क्या वो सही तरीका है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीजें आप फोकस कर रहे हैं जो कोर्स के लिए, उस कोर्स में अच्छी जानकारी के लिए अच्छा चीजें सीखना, पढ़ना, सारी चीजें प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली चीजें सीखना अति आवश्यक है। ऐसे अगर कोई चीज करते हैं आप तो वो आपको एक ऐसे लक्ष्य पर ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे आपका मकसद यदि आपके किसी कोर्स जैसे पॉलिटेक्निक हुआ, ITI हुआ और बीटेक हुआ या एमटेक हुआ, ये जो कोर्सेज है ये टेक्निकल कोर्सेज है स्टूडेंट। इस टेक्निकल कोर्सेज में आप लोगों को पहले नंबर आप एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में आपको अच्छी तरीके से फोकस करनी है। और थ्योरेटिकल आप पढ़ते हैं तो आप कुछ बेसिक जानकारी आवश्यक होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपकी जितनी लैब होती है और कुछ बाहरी चीजें आती, जैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क हुआ और आपको किसी क्षेत्र में भ्रमण करना होगा, जैसे आपके जो ब्रांच में या जो कोर्स में आपने चॉइस किया उस ब्रांच कोई होता है, जैसे ITI में इलेक्ट्रीशियन फिटर हो गया, अदर पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, स्ट्रक्चर, और बीटेक में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। इसी तरीके से आपको सारी चीजें दिया जाता है। तो उस क्षेत्र में आपको इस कॉलेज संस्था से प्रोवाइड किया जाता है कि उस जगह पर जाएं और कैसे वो चीजें वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको बेहतर तरीके से जाने। यदि हमें जैसे इलेक्ट्रिकल, कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, तो स्टूडेंट को उसको मालूम रहना चाहिए हम उस क्षेत्र का प्रगति, उस क्षेत्र का चॉइस किए हैं जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जानकारी अति आवश्यक है और जानना आवश्यक है। क्यों? अगर आप इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल से कोई भी चीजें कर रहे हैं तो आपको उस क्षेत्र में अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज रहना चाहिए। और आपको किसी भी जैसे यूपीसीएल हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ऐसे बहुत से आने की एनर्जी सोर्सेज है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ये चीजें कैसे ऑपरेट करता है। वो चीजें इस संस्था से प्रोवाइड की जाता है, जैसे आपको यूपीसीएल में घुमाना, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है थर्मल पावर प्लांट से, तो ऐसे जगहों पर आपको प्रोवाइड की जाता है जिससे स्टूडेंट को इतना सीख आती है कि हाँ हम सही तरीके से सही डायरेक्शन, और हमारा लक्ष्य यही है और हम अपने लक्ष्य पर हमेशा सक्सेस रहें। तो स्टूडेंट को इस तरीके से भेजा जाता है। देखिए, पीआर मेमोरियल ग्रुप कॉलेजेस एक ऐसा कॉलेज है जो कि आपको सही माने और सही डिसीजन और सही तरीके पे आप लोगों को और सही डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक अच्छी जानकारी जहाँ प्राप्त है वहीं जाना चाहिए, हमारा एक उद्देश्य है। यदि पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में ये सारी फैसिलिटी दे रहा है
तो आपके स्टूडेंट आपके लाभ के बारे में दे रहा है, आपके भविष्य के बारे में दे रहा है कि आप लाइफ में जो चीजें सीख रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जाना चाहो, वो लक्ष्य आप पा कर ही रहें। यही पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज का मकसद है। ओके गाइज, तो आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर, जो कि आप लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपको कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जिससे कुछ टॉपिक बाकी था। हम आपको एसी फंक्शन आप लोग बता दिए थे कि एसी क्या होता है, एसी में क्या वर्क होता है, वो सारी चीजें आपको डिटेल रूप से समझा दिए थे। बट अब आपको एसी फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे। यूनिट जो है आपका, यूनिट जो है व्हाट्सएप कैलकुलेशन में यूनिट जो है 7 है। क्या है? 7 है। और जो आपका यूनिट का टॉपिक है एसी वेवफॉर्म कैलकुलेशन। एसी वेवफॉर्म कैलकुलेशन क्या होता है स्टूडेंट? एसी वेवफॉर्म में कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, उस तरीके से आप लोगों को जानकारी प्राप्त किया जाएगा। आइए जानते हैं कि एसी वेवफॉर्म कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, यानी कि एसी वेवफॉर्म की गणना करना। ओके गाइस, आइए समझते हैं। पहला स्टेप है, पहली जो टॉपिक है हमारा, पहला जो टॉपिक चल रहा है एसी, किस पर डिपेंड है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या स्टूडेंट? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का शॉर्ट भाषा में ये भी कह सकते हैं कि होता है एसी। क्या होता है? एसी। एसी के फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अगर हमारा एसी दिया है तो आप लोग पता होना चाहिए हमारा अल्टरनेटिंग करंट ही है। ओके गाइस, अब इसमें जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। देखिए, जहां पर हम वह विद्युत या इलेक्ट्रिक धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसका मान एवं प्रवाह दिशा का निश्चित समय दर पर, निश्चित समय दर के अंतराल पर परिवर्तित होती रहती है, वह एसी करंट कहलाती है। जैसे आपको एक फिगर डायग्राम से आप लोगों को बता दिया जा रहा है, ये हमारा डायग्राम है। क्या स्टूडेंट है? डायग्राम। देखिए, वन सर्किल पीक वैल्यू। ठीक है, अब हम समझते हैं इस डायग्राम के अनुसार कैसे होता है, उसको समझते हैं। साइकिल। ओके गाइस, वन साइकिल क्या होता है? आप जानते हैं साइकिल क्या होता है? जिसे बोलते हैं चक्र। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? चक्र बोलते हैं। इसी में आपको 3 4 आने की 5 कुछ फंक्शन देखने के मिलेगा, जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे। पहला नंबर समझ लेते हैं साइकिल। साइकिल माने चक्र। चक्र क्या होता है? देखिए, साइकिल वो होता है जैसे, आइए जानते हैं। पहला नंबर हम इसे साइकिल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पहला नंबर हम क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी। पहला स्टेप क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसी में यहाँ का फिगर डायग्राम है और इसी में जो है फ्रीक्वेंसी कैसे घटती है, कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, वो आपको बताएं। देखिए, हमारा क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका फंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको सही तरीके से आपको बताया जाए। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी। घट रही है, बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही। आप लोग जानते हैं कि हमारा से रेडियो हो गया और आपको साउंड हो गया, तो वहां पर क्या होता है स्टूडेंट? वहां पर हमारा क्या रहता है? कभी हमारा एक फ्रीक्वेंसी लो स्लो ऐसे ऐसे रहता है, यानी कि करता रहता है। इसका उद्देश्य क्या है? आप फ्रीक्वेंसी घट रही, बढ़ रही, ये चीजें दिशा में इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। ओके गाइस, तब जानते हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है स्टूडेंट? जब हमारा प्रत्यावर्ती इलेक्ट्रिक करंट अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड समय की पूर्व किया गया चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी किसी इलेक्ट्रिक करंट अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड बता रहा है। क्या? 1 सेकेंड में जितना तय किया गया, 1 सेकेंड में जितना पूर्ण किया गया उस चक्र संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को किससे प्रदर्शित करते हैं? या पूछ लिया फ्रीक्वेंसी का प्रतीक क्या होता है?
वैकेंसी प्रतीक होता है स्टूडेंट एफ। ओके, अब इसका प्रतीक ये एफ होता है और कुछ यूनिट क्या होती है, वैकेंसी के यूनिट किसमें किया जाता है, वैकेंसी के यूनिट होता है स्टूडेंट एच, क्या होता है एच जेड, ठीक, एच जेड होता है यानी कि वैकेंसी से बोलते हैं एच, ठीक है। अब कहेंगे भारत में जो सप्लाई दिया जाता है यानी कि इंडिया में जो हमें सप्लाई की वैकेंसी दिया जाता है कितने टच पर निर्धारित होती है, ये आप लोगों को कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीजें आपको नहीं पता रहता है, बहुत से स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन किसी भी ब्रांच में रिलेटेड हो तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रहने सारी ब्रांच में कॉमन होती है। देखिए आप चाहे सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिक चाहे मैकेनिकल हो, ठीक है, लेकिन आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी क्या आप सिविल या मैकेनिकल कोई भी मटेरियल या कोई भी चीजें मशीन वगैरह चला सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी है, इसलिए आपको ये चीजें जानना चाहिए। देखिए जो हमारे इंडिया में वैकेंसी होती है एक्चुअली 50 हर्ट्ज होती है, कितना 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज हमारा क्या है भारत में वैकेंसी निर्धारित की गई है। अब यही कह दीजिए जाए भारत जैसे यूएसए अमेरिका वगैरह में तो वहां पर वैकेंसी कितने हर्ट्ज पर निर्धारित की जाती है, तो स्टूडेंट वहां पर वैकेंसी जो है 16 हर्ट्ज पर निर्धारित की जाती है, कितने 16 हर्ट्ज पर वैकेंसी निर्धारित किया जाता है। अब जानते हैं कि अगर कहा जाए कि जो वैकेंसी 50 हर्ट्ज तक निर्धारित की जाती है, अब अल्टरनेटिव की वैकेंसी का फार्मूला पूछ लीजिए कि अल्टरनेटर का वैकेंसी का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। अल्टरनेटर का वैकेंसी का फार्मूला यानी कि सूत्र होता है F इक्वल टू PN, F इक्वल टू PN अपॉन 120, ठीक, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, F इक्वल टू P इंटू N अपॉन लिख लीजिए 120। ओके गाइस, ये आपका क्या है, ये आपका है नोट करते रहिए स्टूडेंट क्योंकि ये चीज जरूरी रहता है, नोट करिए अल्टरनेटर वैकेंसी फार्मूला जिसे बोलते हैं सूत्र, ठीक है, इसका सूत्र होता है F इक्वल टू PN अपॉन 120, ठीक, ये चीजें आपको जानना, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, इसी में कुछ नेक्स्ट स्टेप है। अगर पूछ लिए जाए वैकेंसी जो है F से F का प्रतीक है, F का या जो है F प्रतीक है, F से प्रदर्शित करते हैं, F से दर्शाया जाता है, और F जो दर्शाया जाता है वैकेंसी को हर्ट्ज में दिखाया जाता है, और P को पोल की संख्या। अगर पूछ लिया हमारा F क्या है, P क्या है, N क्या है, तो आप लोगों को चीजें मालूम रहनी चाहिए। तो सुन लीजिए, जान लीजिए, समझते हैं कि इसका मतलब F क्या है आपका, F को हम वैकेंसी कहते हैं, क्या वैकेंसी को हमेशा हर्ट्ज में प्रयोग किया जाता है। अब P क्या है, P हमारा क्या है स्टूडेंट, पोलो की क्या है, पोलो की संख्या है, क्या है पोलो की संख्या, हमारा P क्या है, P हमारा है पोलो की संख्या, और N क्या है स्टूडेंट, N हमारा है रोटर की घूर्णन की गति, जिसे आरपीएम, जिसे बोलते हैं क्या आरपीएम। आरपीएम कहाँ ले स्टूडेंट, कहाँ लिखा, यदि आपका कोई मशीन हुआ या आपका कोई मोटर हुआ तो उस नेम प्लेट पर लिखा रहता है आरपीएम। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जो हमारा रोटर की घूर्णन की गति स्पीड होती है उसे हम आरपीएम में दर्शाते हैं। ओके गाइस, अब इसी के अनुसार आपको आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कुछ वैकेंसी के बड़े मात्रक। क्या बताते हैं, वैकेंसी के बड़े मात्रक। वैकेंसी को बड़े मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, नोट करते रहिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए,
पूछा अगर 1 किलो हर्ट्ज कितना होता है, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू कितना होता है, तो बताइए स्टूडेंट आप लोग। बताइए स्टूडेंट, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है? स्टूडेंट अगर पूछ लिया 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि 1 किलोग्राम 1 किलो हर्ट्ज क्या होता है, तब आपको यही बताना है। जो हमारा 1 किलो हर्ट्ज होता है वह हमें 10⁻³ हर्ट्ज होता है, 10⁻³ हर्ट्ज होता है। यह आपका पहला कितना, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज होता है। अब इसी सेकंड पूछ लिए जाए कि अगर किलो हर्ट्ज में पूछा जाए तो हमारा क्या है स्टूडेंट, किलो हर्ट्ज, या एक हटा दीजिए या तो आप लिख लें किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज इक्वल टू होता है 10⁻³ हर्ट्ज। अब नेक्स्ट इसी में मेगा हर्ट्ज, क्या मेगा हर्ट्ज पूछ लिया, लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड है 1 मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है, तो इसका जो होता है 10⁻6 हर्ट्ज होता है, क्या 10⁻6 हर्ट्ज होता है, 10⁻6 हर्ट्ज। अब कहा जाए 10⁻6 हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है, इसे हम हर्ट्ज में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमें किलो हर्ट्ज में देना पड़े तब क्या करते हैं, तो हम 10⁻6 हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ किलो हर्ट्ज कर सकते हैं। ये चीजें आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू होता है 10⁻6 हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ किलो हर्ट्ज होता है। ओके गाइस, अब इसी के सेकंड बताते हैं। सेकंड यह पूछ लिया कि जीगा हर्ट्ज क्या होता है। 1 जीगा हर्ट्ज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 10⁻9 हर्ट्ज, क्या होता है 10⁻9 हर्ट्ज होता है। अब 10⁻9 हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻6 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ एम हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, अगर हमें पूछ लिया टेरा हर्ट्ज, टेरा हर्ट्ज क्या होगा, टेरा हर्ट्ज इक्वल टू होता है 1 टेरा हर्ट्ज इक्वल टू होता है 10⁻12 हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻9 किलो हर्ट्ज। अब 10⁻9 किलो हर्ट्ज इक्वल टू होता है 10⁻6 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ किलो हर्ट्ज होता है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड टाइम, क्या समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है स्टूडेंट, उसे जान लेते हैं। बताइए, सेकंड आपका टॉपिक है पीरियड टाइम, बोलते हैं समय अंतराल। क्या बोलते हैं, समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है स्टूडेंट, किसे कहते हैं, देखिए समय अंतराल किसी प्रत्यवर्ती राशि के एक चक्र को पूर्ण होने में लगा समय समय अंतराल कहलाता है। यानी कि किसी प्रत्यवर्ती राशि के एक चक्र को पूरा करने में जितना लगा समय उसे हमें समय अंतराल कहते हैं, यानी कि पीरियड टाइम कहते हैं। इसका जो कर सकते हैं, यह किसका प्रतीक है, टी को समय अंतराल टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका यूनिट होती है यानी कि इकाई होती है, यह हमारा कर सकते हैं, इसका जो मात्रक होता है उसमें सेकंड में प्रयुक्त करते हैं। किसे, सेकंड में, सेकंड को यह से प्रदर्शित करते हैं, यह से दिखाया जाता है। ठीक है, अब कह दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि समय अंतराल यानी कि टी इक्वल टू इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप लोग मान लाना चाहिए समय अंतराल का फार्मूला होता है टी इक्वल टू 1/n। ओके, ये हमारा क्या है, टाइम यानी कि पीरियड टाइम, समय अंतराल। ओके, समय अंतराल पूछे तब आपको ये बताना है। अब नेक्स्ट जहां पर हमारा टी क्या है, पूछ लिया टी क्या है, टी हमारा है
समय अंतराल को हम सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं। और यह हमारा क्या है, ये हमारा एक चक्र हुआ, ठीक है। और यह क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में किया जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है साइकिल। क्या है, साइकिल, ठीक। किसे कहते हैं, देखिए किसी प्रत्यवर्ती राशि के मान और दिशा में एक ही पूर्ण परिवर्तन को चक्र यानी कि साइकिल कहते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, पूछ लिया कि चक्र क्या होता है, चक्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए हमारा जो चक्र होता है किसी प्रत्यवर्ती राशि के या किसी प्रत्यवर्ती राशि के मान और दिशा में एक चक्र पूर्ण परिवर्तन होने में उसके चले जाने पर उसका एक साइकिल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंस्टैंटेनियस वैल्यू। क्या है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इसे हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट तत्कालीन मान। क्या कहते हैं, तत्कालीन मान कहते हैं। तत्कालीन मान किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए तत्कालीन प्रत्यवर्ती करंट अथवा वोल्टेज का किसी भी पल पर मान उसका तत्कालीन मान कहलाता है। क्या स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, किसी प्रत्यवर्ती करंट अथवा वोल्टेज का किसी भी पल पर मान उसका तत्कालीन मान कहलाता है। इसका फार्मूला होता है I = I max sin ओमेगा t होता है। नोट कर लीजिए, नोट करिए I max sin ओमेगा t, ये आपका फार्मूला होगा। किसका फार्मूला होगा, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ठीक। इंस्टैंटेनियस फार्मूला हो गया। पूछ लिया कि इंस्टैंटेनियस का फार्मूला बताइए, तो आप लोग मान लेते हैं I = I max sin ओमेगा t। हमारा क्या होता है, इंस्टैंटेनियस का फार्मूला जिसे बोलते हैं तत्कालीन मान। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पीक वैल्यू हो गया, जो ऊपर जो कर रहा है ये हमारा क्या है, पीक वैल्यू। ये हमारा जो इस तरीके से मूव कर रहा है ये हमारा क्या है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ठीक है गाइस। अब इसी के ये हमारा जितने पर चक्र चलेगा ये हमारा टाइम पीरियड हो गया, ठीक। अब हमें देखना है जीरो से स्टार्ट है, क्या जो फ्रीक्वेंसी हमारा जीरो से, फ्रीक्वेंसी हमारा एक बाद ये इंक्रीज कर रही है, फिर हमारा डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है। यह हमें टाइम अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज करती चली जा रही है। अगर टाइम के अनुसार अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस चलता रहेगा, जिसे आप इंडस्ट्री लेवल पर भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज अगर मशीन चलता हो, कोई इलेक्ट्रिक फंक्शन चलता हो, वो क्या करता है, या कोई जो है वाइब्रेटिंग सिस्टम चलता है, तो वो सब चीजें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड डिक्रीज करती रहती है। ओके गाइस, अब इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, पीक वैल्यू 90। ओके, देखिए पीक वैल्यू जिसे बोलते हैं शिखर मान या अधिकतम मान। क्या बोलते हैं, शिखर मान या अधिकतम मान। जानते हैं शिखर मान क्या होता है, पहला टॉपिक आप लोग ये टॉपिक बताएंगे, शिखर मान क्या होता है, शिखर मान या अधिकतम मान का क्या होता है, जिसे बोलते हैं पीक वैल्यू। देखिए प्रत्यवर्ती करंट अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा पीक वैल्यू है। क्या है, पीक वैल्यू, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि ऋण धन या ऋण। ओके गाइस, जो हमारा इसमें पीक वैल्यू होता है, इसमें कहा गया है कि प्रत्यवर्ती करंट अथवा वोल्टेज का मान धन, क्या है, धन अथवा ऋण, अगर इसका मान जो है यानी कि ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। आप लोग स्टूडेंट मालूम होगा, एक हमारा धन होता है, एक ऋण होता है। जो यह फंक्शन जितना भी मान पर दर्शाता है, यानी कि कह सकते हैं करंट अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण, जिसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहते हैं, उस दिशा में अधिकतम मान होता है, तो हमारा क्या कहलाता है,
पीक वॉल्यूम कहता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लोगों को पीक वॉल्यूम यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं RMS अथवा रूट मीन स्क्वायर। यह क्या होता है इसको जान लेते हैं एक नजर। RMS अथवा रूट मीन स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग इसका थ्योरेटिकली पार्ट बताइए क्या करता है, ये काम क्या होता है इसका। आप लोगों के RMS और रूट मेन स्क्वायर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे, बट आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि क्या होता है। देखिए यह हमारा एसी का वह मान जो दिए गए समय के उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी ऊष्मा की उसे उस समय डीसी में उत्पन्न करती है, यानी कि एसी में जितना ऊष्मा उत्पन्न करती है उतना हमारा क्या करता है डीसी फंक्शन पर भी उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि एसी का अथवा वोल्टेज का मान प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है। देखिए एसी फंक्शन में वोल्टेज कम या ज्यादा होता है, लेकिन डीसी फंक्शन में ऐसा नहीं। वो क्या है कांस्टेंट है, यानी कि जिस लिमिट पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड जितनी स्पीड से आप प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बट हमारा एसी फंक्शन में ऐसा नहीं है। ओके, तो परिवर्तित होती रहती है, जिसका मापन अथवा गणना उसके RMS मान ही पर प्रयोग किया जाता है। इसे हम प्रभावी मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी मान, जिसे बोल सकते हैं IRMS = 0.7071 होता है। तो आप लोगों को इस तरीके से आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बताएंगे। पहले नंबर ये चीजें यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम नेक्स्ट मिलते हैं। आप लोग इसी स्पीड में अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अपने जो है टारगेट या चीज जो भी कोर्स कर रहे हैं उस पर आप लगन से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करिए और आपका कहीं अच्छे जगह आप सिलेक्शन ले और अच्छी जगह आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, ताकि यही चीजें आपको मौका है। यदि यही आप सुधार लिए तो आपकी लाइफ जो है उस टारगेट पर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता जिस पर आप जाना चाहते हैं। तो आप अपने करियर में जरूर फोकस करिए और अपना करियर अच्छे से बनाइए। ओके गाइस, ये आपका कर्तव्य है। ओके गाइस, तो यही तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।